अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी डिस्कस कर ली थी, डेवलपमेंटल, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास टाइप अप्रोच है, शेल्टन्स क्लासिफिकेशन है, क्रिचमर क्लासिफिकेशन है, कार्ल जुंग्स क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम टाइप अप्रोच देखते हैं। जब हम टाइप अप्रोच की बात करते हैं ना, तो हमारे पास आ जाता है सैनजुन, फ्लेगमेटिक, मेलनकॉले और कॉलेरिक। अब गैलन ने पर्सनैलिटी को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परामेंट। अकॉर्डिंग टू गैलन हमारी पर्सनैलिटी के कुछ टेम्परामेंट्स होते हैं, मतलब कि कुछ हमारे टेम्परामेंट्स होते हैं, उन टेम्परामेंट्स के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी होती है। सैनक्वन जो सी पर्सनैलिटी थी वो फुल ऑफ इनर्जी और ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी थी। सैनक्वन मतलब कि उसका टेम्परामेंट ऑप्टिमिस्टिक है, फुल ऑफ एनर्जी है, तो वो है सैनक्वन पर्सनैलिटी। अगर किसी का टेम्परामेंट ऑप्टिमिस्टिक है, फुल ऑफ एनर्जी है, तो वो सैनक्वन पर्सनैलिटी। उसके बाद फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी, अगर वो कूल है, काल्म है, अगर उसका टेम्परामेंट कूल एंड काल्म है तो वो फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी है। मेलनकॉले, अगर कोई पेसिमिस्टिक है, सैड है, तो उसकी पर्सनैलिटी मेलनकॉले है। कॉलेरिक, अगर कोई इनर्जेटिक है और डिस्पोज ऑफ एंगर और इरिटेबल के बहुत जल्दी वो चिढ़ जाता है, लेकिन उसको गुस्सा भी बहुत आता है, ठीक है, तो वो कॉलेरिक पर्सनैलिटी है और टेम्परामेंट एनर्जेटिक और इरिटेबल। अब हम शेल्टन्स टाइप की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, हमने शेल्टन्स क्लासिफिकेशन की भी बात की थी। उसमें विलियम शेल्टन ने क्लासिफाई किया लोगों को 3 ग्रुप्स में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी बिल्ड के, बॉडी और अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे। मतलब हमने पर्सनैलिटी की, हमने हर रिस्पेक्ट बात की थी, इंटीरियर एक्सटर्नल, हर तरह का करैक्टरिस्टिक हमारी पर्सनैलिटी बनाता है। तो अब इसने जो शेल्टन्स की पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन थी वो बॉडी बिल्ड के बारे में थी, जो उसकी उसकी अपीयरेंस थी ना, एक पर्सन की अपीयरेंस की बेस पे उसने पर्सनैलिटी दी थी। एक थी एंडोमॉर्फ, सॉफ्ट स्फेरिकल इन अपीयरेंस, सोशरेबल एंड रिलैक्स्ड। एंडोफॉर्म में मतलब कि सॉफ्ट एंड स्फेरिकल उनकी अपीयरेंस होगी और सोशलेबल होंगे, रिलैक्स्ड होंगे। और माइसोमॉर्फ, मस्कुलर एंड हार्ड बॉडी, फिजिकली एक्टिव एंड नोजी। और एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ वीक पार्ट्स ऑफ बॉडी, सेल्फ कॉन्शियस, शाई एंड रिजर्व्ड। अब जो उनसे शर्मीले शर्मीले लोग थे उसने उसको एक्टोमॉर्फ में डाल दिया। जो सेहतमंद लोग थे, एक्टिव थे, शोर मचाने वाले, ऐसे होते हैं हमारे इर्द गिर्द, कोई ना कोई जेन में आ ही रहा होगा आपका करेक्टर, वो मैसोमॉर्फ थे। और वो लोग जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, जो बहुत मतलब स्फेरिकली बहुत फिट, देखने में भी फिट हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी हैं, वो सारे जो से हैं एंडोमॉर्फ हो गए। ठीक, उसने इस तरह शेल्टन की इन्हें अपनी टाइप्स दी थी अपीयरेंस की बेस में और थोड़ी बहुत उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे। और करैक्टरिस्टिक्स जो सी थी वो सोशली करैक्टरिस्टिक्स थी, सोशलेबल, रिलैक्स, एक्टिव एंड नोजी, शाई एंड रिजर्व्ड। अगर मैं ये सारी करैक्टरिस्टिक देखूँ तो वो लोगों से कैसे कैसे मिलते हैं, इन इन चीज़ों के बारे में थी, और ये टोटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड थी। रिचमर्स क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इसने भी लोगों को बॉडी बिल्ड, उनकी पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी बिल्ड ही दिए थे। तो अभी हम बात करेंगे जैसे कि फ़ैट बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी, लीन बॉडी, टॉल बॉडी, अनडेवलप्ड बॉडी, इस तरह ना उसने क्लासिफिकेशंस दी थी और साथ में करैक्टरिस्टिक्स दिए थे। तो सबसे पहले आ जाती हैं फिग्निक। फिग्निक जोन सी है उसको अगर देखें तो उसने कहा था फैट बॉडीज़ होती हैं, लार्ज हेड होते हैं, चेस्ट भी और एब्डोमेन भी लार्ज लार्ज, और सोशलेबल होते हैं, जोली होते हैं, मतलब कि वो लोग जो काफ़ी मोटापे के करीब होते हैं और सोशलेबल होते हैं, जोली होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, गुड नेचर्ड होते हैं। ठीक है, इसके रेलेवेंट भी मुझे मेरा एक रिलेटिव याद आ गया है। अगर आपको अपना कोई रिलेटिव याद आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। अब है एथलीटिक। एथलेटिक जैसे कि नेम से पता चल रहा है एथलीट से निकला है, तो स्ट्रॉन्ग बॉडी, फॉर्म मसल्स, वाइड चेस्ट, शोल्डर्स, एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, चैलेंजिंग, स्पोर्टिव। स्पोर्टिव मतलब कि खेलने वाला, स्पोर्टिव। एस्थेनिक, एस्थेनिक जैसे कि नेम से पता चल रहा है लीन एंड टॉल बॉडी होगी, रिजर्व्ड, शाय, सेंसिटिव, पेसिमिस्टिक। इसके रेलिवेंट भी पूरी एक पर्सनैलिटी मेरे जहन में बन रही है। उसके बाद है डायस्प्लास्टिक। डायस्प्लास्टिक, डायस्प्लास्टिक जोन सी अनडेवलप, डिसप्रोपोर्शनेट, डायस्प्लास्टिक अनडेवलप, डिसप्रोपोर्शनेट बॉडी पर्सनैलिटी होती है, जो कि अनडेवलप होते हैं और इम्बैलेंस्ड होती हैं। ठीक है, कि ये बॉडीज़ अच्छे से डेवलप ही नहीं हुई होती हैं और इस वजह से इनकी पर्सनैलिटी भी अनडेवलप्ड रह जाती हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं कार्ली जूंग्स क्लासिफिकेशन की। तो कार्ली जूंग्स ने जैसे कि इंट्रोवर्ट्स दिए थे, एक्सट्रोवर्ट्स दिए थे। इंट्रोवर्ट्स कौन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स कौन से होते हैं, आपके जहन में क्या होते हैं, ज़रूर शेयर करिएगा। तो बाकी मैंने तो बता ही देना है। तो यहाँ पे उसने कहा था कि एम्बीवर्ट्स, majority of people are ambiverts having qualities of extroverts and introverts in different proportions। के अक्सर लोगों में उसने कहा था लोगों में इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होता है, और इनके कुछ प्रोपोर्शंस होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग कम एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग कम इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, दे आर इंटरेस्टेड इन दैम सेल्फ्स देयर ओन। अब अगर इंट्रोवर्ट्स की बात करें तो इंट्रोवर्ट्स अपने आप में मशगूल रहना पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस के बारे में बहुत केयर करते हैं। ये लोग रिजर्व्ड भी होते हैं, ये लोग सेंसिटिव भी होते हैं, और ये लोग लेकिन ये लोग एडजस्ट नहीं कर पाते इजीली। ठीक है, इनको एडजस्टमेंट में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ये रिज़र्व्ड होते हैं, ये अकेले काम करना पसंद करते हैं, और ये बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी एम्बैरस भी हो जाते हैं। ये नॉर्मली पोइट, फिलोसफर्स, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट जो उनसे हैं ना, वो सारे इंट्रोवर्ट्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब अगर हम एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो एक्सट्रोवर्ट लोगों के बारे में कि इन लोगों का इंटरेस्ट दूसरे लोगों में होता है, और ये लोगों से मिलना जुलना में काफ़ी मतलब महारत रखते हैं, और इनको काफ़ी पसंद होता है कि वो लोगों से मिलें। ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, सोशलेबल होते हैं, और नॉट इजीली अपसेट बाय डिफ़िकल्टीज़, और ये ज़्यादा जल्दी परेशान नहीं होते। इजी गोइंग पर्सनैलिटी होती है, रिलैक्स रहने वाली पर्सनैलिटी होती है, ये ज़्यादा जल्दी परेशान नहीं होती। रियलिस्टिक होते हैं, फेस द प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ ऑब्जेक्टिवली। ये लोग डोमिनेट करते हैं अपने इमोशंस को, अपने डिसीजंस अपने खुद लेते हैं, और बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी उन डिसीजंस पे एक्ट भी कर लेते हैं। ये एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। अब कुछ थ्योरीज हमारे पास आ जाती हैं पर्सनैलिटी की, कुछ थ्योरीज भी हैं। अभी हमने बात की लिया पर्सनैलिटी की डेफिनेशंस पे, फिर पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स पे बात की, फिर पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशंस पे बात की। अब हमारे पास है पर्सनैलिटी की कुछ थ्योरीज़। अब इंशाल्लाह थ्योरीज़ के डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ट्रेड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, साइकोएनालिटिक थ्योरी, साइकोसोशल थ्योरी एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। जब मैं बात करूँ ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की तो मेरे पास आ जाता है ओशन। ओशन बाकायदा एक टेस्ट भी है। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो बिग फाइव ट्रेड पर्सनैलिटी टेस्ट, आई थिंक सो इसको ये कहते हैं, बिग फाइव ट्रेड, बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स। मेरा ख्याल ऐसे ही इसका कुछ नाम है, मेरे ना ज़हन में अब आ नहीं रहा। वैसे मैंने यूज़ किया हुआ है, मेरे पास भी है, मुझे आता भी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप वो टेस्ट सीखें तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह उस पर भी बहुत जल्द वीडियो आएगी। इस एक वीडियो के ज़रिए मुझे पता चल गया। इंशाल्लाह इसके साथ ही वो वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। साथ में आप थोड़ी बहुत ज़रा मुझे पम्प अप करने के लिए कमेंट वगैरह भी कर दीजिएगा। अच्छा, तो सबसे पहले ओपननेस, कॉन्साइटियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, इमोशनल सेंसिटिविटी। अब ये चीज़ें होती क्या, इंशाल्लाह हम उस टेस्ट पे इन डिटेल डिस्कस करेंगे, और उस टेस्ट में हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर सकेंगे कि ओपननेस क्या है, ओपननेस यही है, और एक है एग्रीएबलनेस क्या है, और कॉन्साइटियसनेस क्या है, एक्सट्रावर्जन क्या है, और इमोशनल सेंसिटिविटी। वैसे तो नेम से भी थोड़ा बहुत पता चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम इन डिटेल उसमें डिस्कस करेंगे। आपको एक ओवरव्यू सा दे देती हूँ कि इमोशनल सेंसिटिविटी की बहुत जल्दी हर इमोशन को पिकअप कर लेते हैं, हर चीज़ से बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। ठीक है, इमोशनल रिएक्टिविटी उनकी हाई होती है। ओपननेस, हर चीज़ को ईजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं, ईजीली एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक, कॉन्साइटियसनेस जो सी है ना, कॉन्साइटियसनेस वो जो सी वो इट्स लाइक इसको हम ये कह सकते हैं कि वो सेल्फ कॉन्शियस होना, कि उनको पता होता है वो कब क्या कैसे कर रहे हैं। ठीक, एक्स्ट्रावर्जन, लोगों से मिलना जुलना, सोशल एबिलिटी, एग्रीएबलनेस, हर चीज़ को हाँ कही जानी, हाँ कही जानी, ये चीज़। तो ये थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दी हैं इन डिटेल, इनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, वो सारी इन पर्सनैलिटीज़ के इंशाल्लाह हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे उस टेस्ट पे। उसके बाद है साइकोएनालिटिक थ्योरी। साइकोएनालिटिक थ्योरी कहती है पर्सनैलिटी बनती है इड, ईगो, सुपर ईगो से। इड जो सी होती है वो है आई वॉन्ट दिस, ज़रूरत, ख्वाहिश, डिज़र्वेंस, और ये पैदाइशी होती है। एक बच्चा पैदाइशी जानता है मुझे भूख लगी है, मैंने रोना है।
अब मुझे रोने से ये चीज़ मिली है। मैंने जब जब मुझे अब ऐसा महसूस होगा मैंने यही काम करना है, ठीक है। तो इड जो सी है, आई वॉन्ट दिस, मैं इसको चाहता हूँ, मैं ये करूँ, मैंने ये करना है। इड ख्वाहिश है एक इंसान की। सुपर ईगो जो सी है वो पैदाइशी नहीं होती। सुपर ईगो वक्त के साथ भी नहीं आती। सुपर ईगो इंसर्ट की जाती है, इन्वायरमेंट इंसर्ट करता है, सिचुएशंस इंसर्ट करते हैं, पेरेंट्स इंसर्ट करते हैं, ये वैल्यूज़ होते हैं, ये मॉरल्स होते हैं, ठीक है। एक इंसान की अगर मैं कह दूँ तरबियत होती है सुपर ईगो, तो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। सुपर ईगो वो चीज़ होती है जो लर्नड होता है, जो इन्वायरमेंट से उसने लर्न किए होते हैं, नॉर्म्स वैल्यूज़, जो उसके पेरेंट्स ने उसको, उसके टीचर्स ने उसको नॉर्म्स वैल्यूज़ सिखाए होते हैं, वो सारे सुपर ईगो होते हैं। और ईगो जो उनसी होती है ना, वो उस इंसान की खुद की जो है काबिलियत वो होती है, जहानत वो होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एबिलिटी होती है, कि अगर उसकी इड कह रही है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। अब सुपर ईगो कहेगी कि अच्छा अब उठो जाके, मतलब अदब का तकाजा यही है कि आप खुद जाके पानी ले लो, छोटी सी चीज़ के लिए आप किसी दूसरे को परेशान ना करो, ठीक। अब ईगो अब ईगो अगर ईड कह रही है कि नहीं मैं उठना नहीं चाह रही, तो फिर ईगो कोई ऐसा रिश्ता दिखाएगी कि जी उठना है कि नहीं उठना, ईड की बात सुननी है कि सुपर ईगो की बात सुननी है। इस तरह जैसे कि अब आपको एक ड्रेस पसंद आ गया, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी ईड कह रही है आई वॉन्ट दिस, सुपर ईगो कह रही है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप अगर इस चीज़ को ख़रीदते हो और आप पैसे फ़लानी चीज़ की इधर खर्च कर देते हो, ये एक गलत चीज़ है। फिर आपकी ईगो आपको सेटिस्फाई करती है कि नहीं आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते, अगर कर सकते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर करना है तो क्या क्या रीज़न्स हैं इस चीज़ को किस तरह कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह सारी जो सी हमारा ईगो करता है। ईगो हमारा ज़मीर है एक तरह से, कि कभी लान तान भी करता है, कभी मान भी लेते हैं। अब ये ईगो को हमने अपने थिंकिंग पैटर्न्स के अकॉर्डिंग चलाना होता है, हमने पॉजिटिव साइड पे चलाना है कि नेगेटिव साइड पे चलाना है, ये हम पे है। उसके बाद हम साइको सोशल थ्योरी की बात करते हैं। साइको सोशल थ्योरी कहती है कि एक इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अर्ली चाइल्डहुड से शुरू होता है, और अर्ली चाइल्ड मतलब इन्फेंसी से एक इंसान शुरू होता है। इन्फेंसी से सबसे पहले आता है ट्रस्ट एंड डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। एक बच्चा सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करता है या मिसट्रस्ट बिल्ड करता है, और वो अगर ट्रस्ट बिल्ड करना होता है तो वो अपनी केयर टेकर पे ट्रस्ट बिल्ड करता है। उसका केयर टेकर अगर उसकी ख्वाहिशात का, उसकी ज़रूरियात का, उसकी हर कंफर्ट डिसकम्फर्ट का ध्यान रख रहा है, तो इन चीज़ों से उसको एक सिक्योरिटी फ़ील होती है उस केयर टेकर से, और वो केयर टेकर की सिक्योरिटी जो उसको फ़ील होती है ना, उससे उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसके बाद है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट अर्ली चाइल्डहुड में। अब अगर एक बच्चे को मतलब कि उसकी ऑटोनॉमी उसके हाथ में होगी, और उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको क्या करना है कैसे करना है अच्छे से गाइड कर रहे हैं, अच्छे से सिखा पर मतलब कि ये एक इमिटेशन की फील्ड होती है। अगर हम अच्छे से उससे इमिटेट करवा रहे हैं, उसकी इमिटेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, बेहतरीन है। अगर नहीं तो फिर वो यहाँ पे डेवलपमेंटल मेरी साइकोलॉजी निकल रही है, सीधी सी बात है। उसके बाद है प्री स्कूल, ये इनिशिएटिव एंड वर्सेस गिल्ट, कि वही चीज़ कि अगर आप बच्चे को रोक टोक करोगे, उसको सजाएँ दोगे, उसको मारोगे, तो सबसे पहले शेम एंड डाउट पे जाएगा। अगर आप एक बच्चे को कह रहे हो तुम गलत हो, तुमने गलत किया, और वो अर्ली चाइल्डहुड में है, तो वो शेम और डाउट पे जाएगा। फिर प्री स्कूल में भी उससे जब कोई गलती हो जाएगी वो गिल्ट परेशानी में जाएगा, और फिर स्कूल एज में जहाँ पे वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तक में चला जाएगा। लेकिन अगर आप एक बच्चे को इनकरेज करते हो, प्रेस करते हो, ऑटोनॉमी देते हो उसको कि हाँ आपने अच्छा किया, तो प्री स्कूल में वो इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर देगा, अपने कुछ अच्छी डीड्स की इनिशिएटिव्स लेगा। और जब वो अच्छे इनिशिएटिव्स लेगा तो अपने आप में अपनी एक खुद की थिंकिंग इंडस्ट्री बिल्ड कर चुका होगा। एडोलसेंस में उसको बहुत इजीली अपनी आइडेंटिटी समझ आ जाएगी कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैंने क्या करना है, बहुत अच्छे से अपनी ज़ात की क्लैरिटी होगी। लेकिन वो बच्चा जिसको हमने ढांड डपट के पहले शेम एंड डाउट में डाला, फिर गिल्ट में डाला, फिर हमने इन्फीरियरिटी में डाला, तो एडोलसेंस में आकर उसको रोल कन्फ्यूजन होगी कि मैं कर क्या रहा हूँ या मैंने करना क्या, उसको नहीं पता होगा। और ऐसी एग्जांपल्स मैंने लाइफ देखी हैं अपनी लाइफ में। तो उसके बाद फिर यंग अडल्टहुड आता है। यंग अडल्टहुड में एक बच्चा था जिसका ट्रस्ट बहुत अच्छा बिल्ड हुआ था अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो उसका अब इंटीमेसी भी वो बहुत अच्छी बिल्ड कर लेगा। लेकिन वो बच्चा जिसने मिस ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ था, वहाँ पे मिस ट्रस्ट बिल्ड किया था, फिर वो
ज़्यादा अच्छे से सीख नहीं सका, अपने अर्ली चाइल्डहुड में भी ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बना सका, क्योंकि उसको डाउट्स थे कि ये बंदा मेरे साथ सिंसियर है कि नहीं है, ये बंदा मेरे साथ ठीक मुझे बताएगा, मुझे गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। उन डाउट्स की वजह से वो गिल्ट में रहता था। अब क्योंकि वो सही से सीख नहीं पा रहा, तो उस बंदे से रोल कन्फ्यूजन भी थी। रोल कन्फ्यूजन के बाद वो आइसोलेटेड रह गया, अकेला रह गया, उसकी सोशलाइजेशन नहीं बिल्ड हो सकी लिटरली। और उसके बाद फिर मिडल अडल्टहुड में जेनरियोसिटी एंड स्टैग्रेशन आ जाता है, और इसी तरह मेचोरिटी में इंटीग्रिटी एंड वर्सेस डिस्पेयर आ जाता है। अब मिडिल एज में जेनरियोसिटी वर्सेस स्टैग्रेशन नेक्स्ट है कि यहाँ तो वो फिर उस रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू करके एक प्रॉपर सक्सेसफुल रिलेशनशिप और एक सक्सेसफुल जो हमारा यहाँ पे आइडियल लाइफस्टाइल है वो मेंटेन कर लेगा, या फिर वो घूमता मतलब कि यहाँ फिर वो चला जाएगा एक परेशानी में, स्ट्रगल में पड़ जाएगा। उसके बाद फिर मैच्योरिटी में बात करते हैं, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अगर वो उसने अपना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से गुजारा है और अपने हर चीज़ प्लान की है और वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ परफॉर्मेंस से, तो फिर वो इंटीग्रिटी हासिल कर लेता है। लेकिन अगर वो अपनी लाइफ जो उसकी लाइफ स्पैम थी उससे नहीं सेटिस्फाइड नहीं है, और उसने प्लान ही नहीं किया अपना अडल्टहुड और ये मेचोरिटी, तो फिर वो डिस्पेयर में चला जाएगा। और ऐसे काफ़ी मिसालें मैंने देखी हैं। उसके बाद है हमारे पास ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। और इस चीज़ अगर आपको समझ नहीं आया, परेशान ना हो, आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना, इंशाल्लाह इस पर मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूँगी। ठीक है, ये आई थिंक सो हरमन की थ्योरी है ये। आई थिंक सो हरमन की है, लेकिन फिर भी मैं इसको कंफर्म करना पसंद करूँगी। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक आ जाती है। ह्यूमनिस्टिक हमारे पास अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है। ये वाली अब्राहम मैस्लो ने कहा कि हम एक इंसान की 5 अप्रोचेस होती हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, जिसमें ऑक्सीजन, वाटर, स्लीप, हंगर, ठीक है, बॉडीली नीड्स, सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स वगैरह सारी आ जाती हैं। ठीक, उसके बाद उसने कहा उसको सेफ्टी चाहिए होती है। सेफ्टी जो सी है वो मनी भी हो सकती है, वो हाउस भी हो सकता है, शेल्टर हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल सेफ्टी हो सकती है, ठीक है, फूड, किसी भी किस्म की सेफ्टी, हर किस्म की सेफ्टी हो सकती है। उसके बाद है लव एंड बिलोंगिंगनेस। उस इंसान को चाहिए होता है कि उसको चाहा जाए और वो लोगों को चाहे। तो उसके बाद अगर लव एंड बिलोंगिंगनेस भी उसको मिल जाए, उसको सेफ्टी भी मिल जाए, फिजियोलॉजिकल नीड्स भी बहुत अच्छे से उसकी फुलफ़िल हो रही हैं, बॉडीली नीड्स बहुत अच्छे से फुलफ़िल हो रही हैं, तो उसके बाद वो सेल्फ़ इस्टीम अटेन कर लेता है। और अगर सेल्फ़ इस्टीम वो अटेन कर लेता है बेहतरीन किस्म की, तो वो सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, और एक फुली फंक्शनिंग ह्यूमन जो उनसे वो है जो सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन में चला जाता है। ठीक है, खुदी बेखुदी में चला जाता है, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप सो आपको ये सब कुछ समझ आया। अगर कुछ समझ नहीं आया, यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह इन थ्योरीज में मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, एक अलग अलग और इन डिटेल्ड वीडियो। अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट से और जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश की है। ओशन वाला टेस्ट इंशाल्लाह हम करेंगे, बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।